ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब कलम कहाँ गायब हो गया? ये है कलम। शुरू करते हैं क्या? प्रियम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये इतना चीज जो लिखा हुआ है ना इजीली याद हो जाएगा, इसको याद रखने का भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप समझ गए तो पूरी तरह से अक्षर अक्षर याद हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसका नामकरण, ये उद्देशिका क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये उद्देशिका क्यों है? तो उद्देशिका क्यों है? ठीक है, तो ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव का ही, जो उद्देश्य प्रस्ताव में जो जो चीज पास किया गया था उसी का संशोधित रूप है। संविधान कब बना था? संविधान का पहला बैठक हुआ था, देखिए 9 दिसंबर। ठीक है, ये पहला बैठक, फर्स्ट। ठीक है, एक दिन का रेस्ट किया। फिर दूसरा बैठक 11 दिसंबर। ठीक है, दूसरा वाला बैठक हुआ था। तीसरा बैठक फिर एक दिन रेस्ट करेगा, 12 तारीख को रेस्ट करेगा, 13 दिसंबर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितना आसान है, ये 10 रेस्ट किया, यहाँ 12 रेस्ट किया। ठीक है, तो पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1900, 2 साल लगा, 45 होगा या 6 होगा, जो भी 47, नहीं इधर कहां से होगा, 9 दिसंबर 1947 को होगा। ठीक है, पहला बैठक। तो पहला बैठक में क्या हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग थे उसको अध्यक्ष बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। जिस तरह कभी बैठक बैठता है ना, पहला बैठक बैठता है उसमें प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जब कोई नहीं है, पहला बैठक का कोई अध्यक्ष ही नहीं है, अभी अभी चुन के आया सारे, तो उस समय प्रोटेम स्पीकर का प्रोविजन होता है। लोकसभा विधानसभा में आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरह प्रोटेम स्पीकर टाइप का से सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। सबसे बुजुर्ग यही थे, और प्रोटेम स्पीकर भी जब चुनते हैं तो देखिएगा कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जाता था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए 11 दिसंबर को क्या हुआ? 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। और 13 दिसंबर को क्या हुआ भाई? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो उसी दिन पास हो जाता। ठीक है, सर्वसम्मति से उसी दिन पास हो जाता, मगर नहीं पास हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे, 4 प्रिंसली स्टेट और देसी राजा जो सॉरी चीफ कमिश्नरी 4 थे, और जितने भी देसी राजा थे उन लोगों ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। पहला और दूसरा में भाग नहीं लिया था, ना ही तीसरा में भाग लिया था, जिस वजह से सबने बोला कि पूरे भारत का संविधान का निर्माण हो रहा है, इसीलिए सारे को आने दो, आज या कल आ ही जाएगा, जो भी उसकी मनमुटाव है उसको हम लोग दूर करेंगे। तो आने का वेट किया गया। लास्ट में 22 जनवरी को ये पास होता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी को सर्वसम्मति से पास हो जाता है। ठीक है, तो 22 जनवरी को जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, वही उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है ये प्रस्तावना। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप प्रस्तावना, इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव का ही ये नाम है उद्देशिका, उसी नाम, इसीलिए इसका नाम हो गया उद्देशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पंडित नेहरू को संविधान की प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। क्यों? पता चल गया होगा आप लोगों को, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव इसी ने संविधान सभा के पास रखा था। ठीक है, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा होगा, यह उद्देश्य प्रस्तावना में समाहित था। उस प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसमें यही समाहित था कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा बनाए हैं, हम किस तरह के
संविधान का अभी निर्माण करने जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित रूप है। इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं को उद्देशिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, यहाँ दो क्वेश्चन आता है कि कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, लेकिन लिखने की जो शैली है, शैली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लिखने की शैली देखिएगा, ये कैपिटल में है, ठीक है, गैप है, ये सब चीजें हैं, जितने भी चीजें हैं ना, देखिए यहाँ फिर क्या ब्लॉक लेटर में हो जाता है। ठीक है, तो लिखने की जो शैली है वो शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसमें अमेरिका के संविधान से सिर्फ ये जो लिखा गया चीजें लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया गया, लेकिन जो शैली है, कहाँ कितना गैप रहेगा, कहाँ कैसे लिखेंगे, देखिए ब्लॉक बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को इस तरह का, कहाँ ब्लॉक लिखना है, कहाँ छोटा लिखना है, कहाँ बोल्ड लिखना है, ये सब चीजें लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या। ठीक है, याद कैसे करना, बड़ा सिंपल है, इसको याद रखने का कोई चीज ही नहीं है, फट से याद हो जाएगा, देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले ये है क्या, इसमें ये इससे क्या क्या हमें पता चलता है वो जानते हैं। सबसे पहले तीन चीजें हैं संविधान में, और कुछ नहीं, ये प्रस्तावना में यही तीन चीजें हैं। एक, सोर्स पता चलता है ये कौन बनाया है, सोर्स। दूसरा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्वरूप, और संविधान का उद्देश्य। यही तीन ही चीज है, बस ये तीन चीज अगर याद है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अभी आपके मुंह में याद हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग चलते हैं सोर्स। ठीक है, किसने बनाया संविधान को। ठीक है, इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया, यहां तक पढ़िए और बाकी सब छोड़ दीजिए, और फिर यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया in our constitution assembly this 26th day of November 1949 here adopt, enact and give to ourselves this constitution। बीच वाला भी छोड़ दीजिए, तो इसको यहां से यहां पढ़ने के बाद यहां लाइए, तो यहां पर सिर्फ आपको सोर्स पता चल रहा है। ठीक है, सोर्स किसने बनाया, संविधान किसने बनाया, पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अपने संविधान सभा के द्वारा बनाया है। किसने, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद कब ये, इसके बाद हिंदी में चलिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों चीज को समझने के लिए इसलिए दोनों को रख दिया हूं। यहां पे देखिए डेट, हिंदी वाला डेट तो सबको पता है, इंग्लिश वाला 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हिंदी वाला, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, ये हिंदी वाला सबसे पहले विक्रम संवत से का डेट लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक संवत। शक किसने बनाया, शक, इसका भी ट्रिक्स बताया हूं, नाम में ही लिखा हुआ है कि किस शक संवत, शक कैलेंडर किसने चलाया है, नाम में ही है, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। तो कनिष्क के द्वारा जो बनाया गया था वो नेशनल कैलेंडर है, लेकिन अभी नहीं नेशनल कैलेंडर बना है, नहीं चूज कर पाया है कि कौन सा हमारा नेशनल कैलेंडर होगा। शक कैलेंडर को 1957 में स्वीकार किया गया, तो राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था, जो बहुत दिनों बाद। तो विक्रम संवत का कितना डेट था, 2006। ठीक है, 2006 चल रहा था विक्रम संवत का। और मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी था किसका, मिति मार्गशीर्ष का। ठीक है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का सप्तमी था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ पे गौर कीजिए, संविधान को देखिए। 26 नवंबर को हम लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, 26 नवंबर को हम लोगों ने क्या किया, तीन चीज किया। अंगीकृत किया,
क्वेश्चन आ चुका है ये चीज। अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया मतलब अंगीकृत मतलब हमने स्वीकार किया, हाँ ये इस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अधिनियमित किया मतलब आज से लागू कर रहा हूं, ठीक है, आज से अधिनियमित कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी लागू तो लागू नहीं, अधिनियमित मतलब लागू नहीं होता, 26 जनवरी को लागू हो रहा है, अधिनियमित कर रहा है, इसका मतलब हम नियम बना दिए हैं। और आत्मार्पित अपने ऊपर हम लेते हैं कि ये सब चीज अगर मैं किसी का उपासना की स्वतंत्रता हनन करूंगा तो हम आत्मार्पित करते हैं कि हम जेल भी जाएंगे, हम जेल जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो ये 3 चीज कार्य किया गया 26 नवंबर 1949 में, लागू नहीं हुआ है, ठीक है, इन्फोर्समेंट 26 जनवरी 1950 को होगा। क्लियर? तो ये भी याद रखेंगे आप, अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्मार्पित। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसको कब आत्मार्पित किया गया, ठीक है, ऐसे ऑप्शन में था कि भारत के संविधान को आत्मार्पित कब किया गया, कंफ्यूज हो जाओगे, अंगीकृत तो लोग जानते हैं और लागू भी जानते हैं, वहां गड़बड़ नहीं हो जाना। आगे पढ़ते हैं। सोर्स आपको पता चल गया कि इससे हमें सोर्स पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, एक केस ऐसे भी आया था कि भारत के लोग और संविधान में लड़ाई हो जाएगा तो कौन जीतेगा, भारत के लोग, है ना, द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये दोनों में और संविधान में लड़ाई हो जाता है, ठीक है। तो कोर्ट ने हम भारत के लोगों को सर्वोच्चता दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इसमें से सर्वोच्च कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन या हम भारत के लोग। भारत के लोग सर्वोच्च है, संविधान से ही, आदमी ही मर जाएगा तो संविधान क्या करना, ठीक है। यहाँ पे गौर करने की ये बात, हम भारत के लोग तब जब पूरे इंडिया, पूरे हमारे 131 करोड़ या जितनी आबादी है सब शामिल है, तब अगर 1, 2, 5 या एक कम्युनिटी या एक सिख कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी शामिल हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। पूरे जब 131 करोड़ आदमी की बात आएगी तब संविधान से ऊपर जाएगा हम भारत के लोग। तो सर्वोच्च कौन है, हम भारत के लोग। किसने संविधान बनाया, हम भारत के लोगों ने, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमने चुन के वहां पे अपने संविधान सभा में भेजा, तब जाके ये संविधान बना है, ठीक है। हाँ, अब हम लोगों ने सोर्स पता चल गया। अब देखिए स्वरूप, संविधान का स्वरूप पता चलता है यहां से, ठीक है। 5 स्वरूप का पता चलता है, 5 स्वरूप का, ठीक है। क्या क्या 5 स्वरूप भाई, सोवर्जिनिटी, सोवर्जिन है हमारा संविधान, डेमोक्रेटिक है हमारा संविधान, रिपब्लिक है हमारा संविधान। ये मैंने गलत ले लिया है कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे और 2 वर्ड और होंगे, ठीक है। सोशलिस्ट, सोवर्जिन हो गया, रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, सेकुलरिज्म होगा और सोशलिस्ट होगा, ठीक है, सोशलिस्ट होगा। ये मूल जो बना था एकदम 26 नवंबर 1949 को जो बना था वो वाला है, ठीक है। बाद में 42वां अमेंडमेंट होने के बाद जो प्रेम्बल बना है वो नहीं है। यहाँ पे 5 चीजें हैं, ठीक है, सोवर्जिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलरिज्म एंड सोशलिस्ट, ठीक है। तो प्रियम्बल से हमें क्या पता चला, स्वरूप, 5 चीजें पता चला कि हमारा संविधान का क्या स्वरूप है, जो हमें इससे पता चलता है भारत के संविधान से, वो 5 चीजें हैं भाई। हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, एकदम पूरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है कि हम अपने इंटरनल मैटर, अपने विदेश नीति सब हम खुद ही बना लेंगे, हमें बनाने कोई आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता, बाहरी आदमी। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्ध भी नहीं है, अधूरा भी नहीं है, संपूर्ण है। समाजवादी है हम लोग, ठीक है। ये सब चलिए, ये सब बड़ा बड़ा
टॉपिक बनेगा, सिर्फ समाजवादी पे ही एक वीडियो बनेगा, तो बस अभी मान के चलिए पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, 5 चीजें हमें पता चला कि हम लोग का संविधान का स्वरूप ये 5 है। आगे पढ़ते हैं, सीधे देखिए, ये स्वरूप को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 चीज करना पड़ेगा। इस स्वरूप को हासिल करने के लिए, स्वरूप को जारी रखने के लिए हमें 4 चीज करना है। क्या क्या? जस्टिस 1, लिबर्टी 2, इक्वलिटी 3 और फ्रेटर्निटी 4। ये 4 चीज करना पड़ेगा भाई, 4 उद्देश्य। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम भारत के लोग, हमारा संविधान ये 5 तरह का स्वरूप है, और इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 4 चीजें हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 चीजें हम लोग हासिल कर रहे हैं। जस्टिस, वो भारत, हमारे संविधान का स्वरूप जो 5 चीजें बताया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष वगैरह वगैरह, वो चीजें को हासिल करने के लिए हमें ये 4 तरह का टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। उद्देश्य, उद्देश्य बोले तो टारगेट, तो ये सब उद्देश्य है। क्या? जस्टिस। ठीक है, जस्टिस। तो कितने जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में भाई? प्रियम्बल में देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है 1 सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, एंड पॉलिटिकल। ठीक है, देखिए सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कहां मिलता है हमें, किसके द्वारा मिलता है? फंडामेंटल नहीं, ये डायरेक्ट डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट जो है ना, डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या निर्धारित करता है? भारत के हर लोगों की सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट पूछेगा, भारत कौन सा है? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट कहां मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। ठीक है, 36 से लेके 51 तक जो है, 12 से लेके 35 फंडामेंटल राइट, 36 से लेके 51, ये क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व को आप ये बोल के मान के चलो, यही है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ ऑल पीपल ऑफ इंडिया। और उसके बाद बोला पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? ये कहां से हो रहा है भाई? ये तो लिख दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कहां से करेगा? तो ये 12 से लेके 35 मूल अधिकार, मूल अधिकार है ये। मूल अधिकार के द्वारा पॉलिटिकल जस्टिस कंट्रोल होता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बोलिए, या सोशल या इकोनॉमिक राइट बोलिए। क्लियर? ये हो गया न्याय। 3 तरह का न्याय की बात किया गया है प्रेम्बल में। उसके बाद चलते हैं क्या? इक्वालिटी। ठीक है, 2 तरह की इक्वालिटी की बात हुई है भाई। ठीक है, 2 तरह की इक्वलिटी की बात किया है कि इसी 2 तरह की इक्वलिटी हम सुनिश्चित करेंगे भारत के हर एक आदमी के लिए। वो इक्वलिटी की है भाई, अवसर, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब अवसर। ठीक है, किसी रोजगार में या किसी भी चीज में, सिर्फ रोजगार में ही नहीं, सिनेमा देखने का भी, वो भी एक अवसर है कि किसी आदमी को सिनेमा देखने का अवसर मिल रहा है, किसी को अवसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी प्लस दूसरा वाला क्या है? यहां से अच्छा से क्लियर होगा, प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, 2 तरह का इक्वलिटी क्या है?
प्रतिष्ठा और अवसर, सम्मान, हर आदमी के सम्मान में भी सबको इक्वलिटी देंगे, और अवसर। ठीक है, दो तरह की इक्वलिटी की बात किया गया है प्रियम्बल में भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। लिबर्टी, लिबर्टी, एक है लिबर्टी, लिबर्टी, कितने तरह का लिबर्टी की बात की गई है? थॉट, विचार, ये विचार व्यक्त करना, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरह के स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है प्रियम्बल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी तरह के स्वतंत्रता, या क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सा स्वतंत्रता नहीं है प्रियम्बल में। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे स्वतंत्रता आपको मिलेंगी। जब आप स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे तो बहुत तरह के स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा, लेकिन प्रियम्बल में इतना ही है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि जैसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां कहां बात की गई है। एक तो यहाँ पे बात की गई है प्रियम्बल में, दूसरा आर्टिकल आप पढ़ेंगे 27, 28, 29, उस जगह पे आपको मिल जाएगा ये धर्म की स्वतंत्रता वाली बातें। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ रिलीजन, राइट टू रिलीजन, ठीक है, वो वाली। आगे पढ़ते हैं, 5 तरह का स्वतंत्रता की बात की गई है भाई। अब भाई समान, फ्रैटर्निटी, भाईचारा, ठीक है, बंधुत्व, फ्रैटर्निटी, कितने तरह के फ्रैटर्निटी के बारे में बात की गई है? बंधुत्व, कितने तरह का बंधुत्व की बात की गई है भाई? भाईचारा जिसे कहते हैं, 2 तरह का। ठीक है, एक डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर आदमी का सम्मान, उसके गरिमा का सम्मान। ठीक है, हर आदमी का गरिमा होगा। ठीक है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्लस इसके बाद दूसरा देख लीजिए क्या है, दूसरा ये आदमी को दिया है। ठीक है, ये हर एक आदमी को दिया है। और राष्ट्र को, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की डिग्निटी क्या होगा? अगर राष्ट्र टूटे नहीं, राष्ट्र मिल के रहे, वही राष्ट्र की डिग्निटी हो गई। तो डिग्निटी वाला वर्ड इंसानों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके लिए यूज किया गया है वर्ड यूनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, नेशन, देखिएगा ये यूनिटी पहले से ही था, मूल संविधान में भी था, इंटीग्रिटी को बाद में जोड़ा गया है भाई 1976 में 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, तो 2 तरह की फ्रैटर्निटी की बात करती है। कहानी खत्म। आगे देखते हैं और क्या क्या आ सकता है। प्रस्तावना में संशोधन, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन, ये पढ़ते हैं संशोधन। अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है भाई प्रस्तावना में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान ये सारे काम हुए थे। बहुत सारे संविधान को बदल दिया गया था, बहुत सारे चीजें। ठीक है, इसलिए इसको मिनी संविधान कहते हैं। लेकिन जितने भी चीजें बदली थी 1978 में 44वां संविधान संशोधन में रिस्टोर कर दिया गया, फिर से पुनः मुस्को भवा, फिर से जैसा था वैसा कर दिया गया। लेकिन कुछ चीजें जुड़ी की जुड़ी रह गई। ठीक है, उसे बात 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हम लोग पढ़ेंगे।
यहाँ पे देखिए बेरूबारी एक जगह है बांग्लादेश बॉर्डर में, ठीक है। बेरूबारी कब हुआ था? 1960 का घटना होगा शायद। बेरूबारी बेरूबारी संघवाद, ठीक है, ये केस है, ठीक है। बेरूबारी संघवाद एक केस आया था सामने, ठीक है। उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। ये बेरूबारी बांग्लादेश बॉर्डर में एक जमीन है, ठीक है, एरिया है। तो बेरूबारी उसमें मत जाइए। ये संघवाद शायद 1960, ठीक है, गूगल कर लीजिएगा, लेकिन 1960 ही होना चाहिए। इसमें क्या निर्णय दिया गया? इसमें यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, संविधान का अंग नहीं है, ये निर्णय दिया गया, ठीक है। संविधान प्रियम्बल को अमेंडमेंट करने की बात चल रही थी, कुछ चीजें इंक्लूड करना चाह रहे थे गवर्नमेंट। उस समय बेरूबारी संघवाद केस में बोल दिया कि भाई 368 के अंतर्गत आप सरकार बोले तो केंद्र सरकार, उसी के पास पावर है, राज्य सरकार के पास पावर नहीं है कि वो संविधान को हिला दे एक कदम भी। 368 में पावर दिया गया है कि केंद्र ऐसे लिखा गया है, ठीक है, केंद्र संविधान का संशोधन कर सकता है, संविधान का संशोधन कर सकता है। नेहरू साहब की सरकार थी जब करने का पहला वाला, मतलब पहला सरकार चाहा था कि प्रियम्बल को बदले, ठीक है। तो इसी आर्टिकल का धारा का ये लेके कोर्ट में पहुंचा कि लिखा तो हुआ है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा हुआ है कि केंद्र संविधान का संशोधन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं प्रियम्बल का संशोधन? तो उस केस में माथापच्ची किया गया, बेरूबारी केस में, और बोला कि भाई तुम जो बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन संविधान तो अंग है, सॉरी, प्रस्तावना तो संविधान का अंग है ही नहीं, तो तुमको राइट ही नहीं है। तो बंद हो गया कि नहीं, संशोधन उस दौरान नहीं होगा। आगे चलते हैं। फिर आता है केस किसका? केशवानंद भारती वर्सेस केरल। केशवानंद भारती वर्सेस केरल, गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है। जब केस पढ़ेंगे तो एक चीज गौर कीजिएगा कि ऐसे जब लिखा जाता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है, इस चीज को आप जान लीजिए। वर्सेस से पहले जो है, मतलब यहाँ पर केशवानंद भारती, और एक बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ केरला। कभी कभी केस में देखिए बहुत सारे केस है, गवर्नमेंट ऑफ केरला ऊपर और मान लीजिए कोई आदमी है तो उसका नाम नीचे। इससे क्या निर्भर होता, केस करने वाला ये था केशवानंद भारती, ये जा कोर्ट गया था, ठीक है। मतलब ये कोर्ट गया था न्याय मांगने के लिए, किससे? गवर्नमेंट ऑफ केरला से, ठीक है। मतलब केशवानंद भारती ने केरला गवर्नमेंट के ऊपर केस किया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं केस कर सकती है, सरकार भी आपके नाम पे केस कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ केरला ने केशवानंद भारती के ऊपर केस किया होता तो गवर्नमेंट ऑफ केरला ऊपर, वर्सेस बीच में, केशवानंद नीचे, ठीक है। तो यहाँ ये वही है, ये वादी कहलाता है, ये प्रतिवादी कहलाता है, बाद वाला, ठीक है। केशवानंद भारती का जो केस था, ये भारत के इतिहास में सबसे बड़े बड़े डिसीजन लेने वाला ये बेंच था भाई, और सबसे ज्यादा 13 जज, ठीक है, 13 जज इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। 13 जज लिखा था मैं नोट्स में, ये तो इतना छोटा कर दिया कि ये दिख ही नहीं रहा, अभी मेरे से हैंडल ही नहीं हो पा रहा सब कुछ, कोई बात नहीं। आजा बाबू, सब चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो। ये पढ़ते 13 ही जज था ना? हाँ, 13 जज।
ठीक है, देखिए केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। यह विवाद भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी विवाद मानी जाती है, जिसे सुलझाने के लिए 13 जजों की बेंच बनी थी। ठीक है, 13 जज। ठीक है, इतने बड़े, अभी कौन सा बुर्का विवाद चल रहा है ना, बुर्का क्या बोलते हैं उसको, हिजाब विवाद। हिजाब विवाद में देखिए इतने बड़े विवाद है, सिर्फ 2 ही आदमी जज था। ठीक है, पूरे इंडिया भर का मामला सिर्फ 2 ही जज सुलझाता है, लेकिन ये इतना बड़ा विवाद था कि 13 जज को शामिल होना पड़ा था। समझ सकते हैं कितनी हम फैसले, बहुत हम आधा कॉन्स्टिट्यूशन तो यहीं पे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी मैक्सिमम चीजें बदलाव हुई, इसी अभी भी इसी केस का रेफरेंस दिया जाता है। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, इसी केस में एक थ्योरी आया था। ठीक है, संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत। संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये थ्योरी किस केस से आई थी, तो केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला केस से। इसमें कहा गया था कि भाई सबसे पहले जो अभी रिलेटेड है, प्रियम्बल से रिलेटेड, वो चीज पढ़ लेते हैं। इस केस में कहा क्या, बेरुवारी केस में जो हुआ था ना, बेरुवारी संघवाद केस में क्या बोला गया था कि प्रियम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। उस नियम को पलट दिया गया। ठीक है, उस नियम को पलट दिया गया। और इस केस में, केशवानंद केस में क्या बोला गया कि प्रियम्बल भी भारतीय संविधान का हिस्सा है। तो बस अभी मिल गया गवर्नमेंट को मौका। गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि संविधान में हिस्सा है, तो ठीक है 368 से हम बदल सकते हैं भाई। 368 संविधान संशोधन में जो अधिकार केंद्र को दिया है, उसी का उपयोग करते हुए 3 चीजों को जोड़ा गया था। SIS। ठीक है, SIS। ठीक है, SIS आप लोग देखते होंगे कि एक सिक्योरिटी वाले होते हैं, एटीएम उटीएम में जब जाते होंगे ना, तो उनका ये यहाँ पे बैच देखिएगा। ठीक है, सिक्योरिटी बैच है वो, मतलब SIS लिखता है। ठीक है, देखते हुए मिल जाएगा, जब आप एटीएम जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा मेरी बातें। क्या क्या जोड़ा गया था भाई, बता दिया था। सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म ये स्ट्रक्चर है, स्वरूप है संविधान का। 5 स्वरूप बताया था, उसमें से एक। दूसरा S सोशलिज्म। और तीसरा I इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी किसका, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, आपका इंटीग्रिटी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका क्या बात कर रहा था, डिग्निटी का, मनुष्य के डिग्निटी का, और भारत के, नेशन के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का। ठीक है, बहुत लोगों को इंटीग्रिटी का मतलब अच्छा से समझ में नहीं आता है। ठीक है, इंटीग्रिटी क्या होता है, पढ़ोगे फिर भी समझ में नहीं आएगा। आप मैं बता देता हूँ इंटीग्रिटी किसे कहा जाता है। मान लीजिए आपके अंदर अगर इंटीग्रिटी है, तो आप मान लीजिए कि आप हाईवे में जा रहे हो, कोई आदमी नहीं है हाईवे में, और लेकिन रेड लाइट जला हुआ है, उस समय भी आप अगर उस रेड लाइट का सम्मान देते हो, रुक जाते हो, इवन नोबडी, मतलब कोई आदमी देखने वाला भी नहीं है, फिर भी आप उस नियम को पालन करते हो, तो आपके भीतर इंटीग्रिटी का गुण है। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब वो अच्छा कार्य जो कोई देख ना रहा हो, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, वो भला का, वो होता है इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इसी केस में आया बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। मतलब उसमें बताया गया कि संविधान, आप मूल अधिकार को भी संशोधन कर सकते हो, किसी भी चीज का संशोधन कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का
आप कभी हनन नहीं कर सकते हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर निर्धारित कहाँ होगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है इसका, तो निर्धारित कोर्ट टाइम टू टाइम कोर्ट निर्धारित करता है। प्रियम्बल में टोटल याद रखिएगा 6 बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, 6, ठीक है। प्रियम्बल से 6 बेसिक स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। टोटल 17 अभी तक 17 बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंड किए हैं कोर्ट ने टाइम टू टाइम। ठीक है, कुछ भूल तो नहीं गया, लिख के रखे थे तो मुझे देखिए, प्रस्तावना का संशोधन उसी तरह किया जा सकता है जिस तरह संविधान के अन्य भागों का संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती का ये डिसीजन था। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी निकल के आया। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आप किसी भी कीमत पे तोड़ नहीं सकते हो। जो जो 17 बेसिक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उनको, ठीक है। बाकी आप कुछ भी संशोधन कर लो, केंद्र की अपनी वहां पे दादागिरी चलेगी। ठीक है, इसका काम हो गया, ठीक है। जिसका काम नहीं हुआ है ठीक है। प्रस्तावना पे कथन, ठीक है, किसने क्या क्या बोला है प्रस्तावना को लेके, ठीक है। N.A. पालकीवाला, ठीक है, N.A. पालकीवाला, इन्होंने क्या बोला है संविधान को लेके, संविधान के प्रियम्बल को लेके, कि भारतीय ये जो प्रियम्बल है भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, परिचय पत्र है। जिस तरह हम अपना परिचय पत्र पॉकेट में रखते हैं और दिखाते हैं, उसी तरह समझ लीजिए कि ये संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। किसने कहा, पालकी वाला ने कहा। पालकी से उतरने के बाद कार्ड दिखा के दुल्हन जाएगी अंदर, ससुराल के अंदर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा भाई, प्रस्तावना हमारा दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब ये प्रस्तावना जो है दीर्घकाल तक, जो दीर्घकाल में हम लोगों ने सपना देखा है ना, भारत को पूरा अच्छा देश बनाएंगे, अच्छा लोकतंत्र बनाएंगे, जो सपना देख के उन लोग संविधान बना रहा है, जो उसने दूर का सपना देखा है कि भारत हमारा 100 साल बाद 200 साल बाद कैसा होगा, सबसे डेवलप स्टेट होगा। मतलब जो भी सपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देख के और ध्यान में रखते हुए बनाया था, ठीक है, उसी सपनों का विचार है, उसी का सोच है कि हम लोग 200 साल के बाद इसी तरह का हमारा सब, मतलब उस समय तो कुछ था ही नहीं, तुरंत सरकार तो बनने ही वाली थी। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक भारत कैसा होगा मेरा। ठाकुरदास भार्गव, ठीक है, इसका क्वेश्चन अगर RAS राजस्थान वाला कोई एग्जाम देता है, उन लोगों का बार बार क्वेश्चन पूछता है ये वाला, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, तो राजस्थान का ही था ठाकुरदास भार्गव, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा, इसने क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा, किसको, प्रियम्बल को। एक चीज कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोग, अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है, उपचारों के अधिकार को, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को अंबेडकर ने क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा। लेकिन प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इन्होंने ही, देखिए इन्होंने, ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा, और क्या कहा था, ये आभूषण, किसका आभूषण, कॉन्स्टिट्यूशन का आभूषण है कौन, प्रियम्बल, गहना, ठीक है। तथा इन्होंने ही प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा था, ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग किसने कहा था, ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक है। क्या क्या कहा भाई, पालकी वाला आइडेंटिटी कार्ड, भार्गव ने 3 चीज कहा, एक तो बोला कि संविधान की आत्मा, दूसरा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग, तीसरा ज्वेल मतलब रत्न है, आभूषण है संविधान का। अगला चलते हैं, अनुच्छेद 32 को, वही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने, तो ये कंफ्यूज ना हो ले। आगे चलते हैं, भारतीय प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग, ठीक है, 2 बार हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2 बार दिखा देंगे अभी थोड़ा देर बाद। 5 स्वरूप की बात की गई है, ठीक है, भारतीय संविधान के 5 स्वरूप की, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये वाले बता दिया था, कुछ छूटा क्या, अभी मेरे को हैंडल अच्छा से मैं कर नहीं पा रहा हूं। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि संविधान शुरू कहां से होता है भाई, तो संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, हम भारत के लोग, संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होता है, हम भारत के लोग, यहां से शुरू होता है, इस वाक्यांश से शुरू होता है भाई, ठीक है। उसके बाद जब भी देखेंगे तो ऐसे डॉट 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 दिया रहता है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला फिर पकड़ना है हमें, ठीक है, लास्ट एकदम अधिनियमित, अंगीकृत और ये करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, वो वाला पकड़ना है, उसको समझिएगा। देखिए उसको ब्लॉक लेटर्स में भी लिखा होता है। चलिए, कुछ अगर छूटा भी होगा तो वो अभी संविधान बहुत पढ़ेंगे, सब आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का बात सुनते हैं, कौन कौन क्या कमेंट किया। लीलांशु गुड इवनिंग, रश्मि गुड इवनिंग, कौन कौन आया ऑनलाइन, आज पहला दिन है इसलिए सबका नाम पढ़ देता हूं। डीजे राज जमशेदपुर, वेरी गुड, नमस्ते, पहला कमेंट इसी का, गुड इवनिंग सुभाष, सौरभ वेरी गुड, सुषमा, ओम, चंदन, चंद्रदेव महर्षि, हरीश, ब्रजेश वेरी गुड, जोहार ब्रजेश मिश्रा, संजय रविदास वेरी गुड, सीता, ठीक है, सब कुछ क्लियर आ रहा था, कोई बता देगा, गड़बड़ी क्या हुआ होगा सब बता देना, अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं। चलो फिर बाय, मिलते हैं कल, बाय एवरीवन।